ठीक है, चलो बड़े आगे। अब इलस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ चुके हैं। ये सेकंड लास्ट सम है, मेरे ख्याल 10 सम ही इसके अंदर। कितने, 10 ही है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 10 ही सम है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज जो भी प्रैक्टिकल सम जो पीछे होता है ना एक्स्ट्रा, जो इसके आंसर्स आपको दिए नहीं होंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, क्लियर, तो वो भी हम करेंगे। पर अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्रांति एंड शुमंगला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशो इन प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो। कौन सा रेशो दिया हुआ है यहाँ पे? कैपिटल रेशो दिया हुआ है। तो कैपिटल रेशो कैसे बनेगा आपका? अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, 1,20,000 इज टू 40,000। अब आप डायरेक्टली कर लो, 40,000 वन जा 40,000 थ्री जा, तो रेशियो क्या बनेगा? 3:1। मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा 3:1 में बटेगा। किसके अंदर बटेगा? क्रांति और शुमंगला के बीच में। अब और आगे क्या दिया हुआ है? जो नॉर्मल स्टैंडर्ड लिखा होता है, द ट्रायल बैलेंस इज गिवन, एडजस्टमेंट आर गिवन बिलो, और डेट दी हुई है दैट इज 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ये हमको क्या करना है? प्रिपेयर करना है। ट्रायल बैलेंस हमारे पास है, हमारी परंपरा के हिसाब से हम रीड कर लेते हैं। स्टॉक, परचेज, सन्डी डेटर्स, बिल रिसीवेबल, वेजेस, इन्वेस्टमेंट, पोस्टेज, इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी। अब आप बोले रहेंगे सर ये क्या चल रहा है? अरे अब तो हो चुका है ना, अब क्या बचा है? ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं हम यहाँ पे। कौन से? इलस्ट्रेशन के। तो आपको पता है कैसे क्या है। प्रीपेड रेंट, बैड डेट। बैड डेट जब भी दिखेगा आपका फेवरेट आइटम बना हुआ है, और क्या बना दोगे? सर्कल। फर्नीचर, कैश इन हैंड, सेल्स रिटर्न। अगर यहाँ पे रिटर्न भी लिखा होता तो हमको पता है कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड लिखा हुआ है, क्लियर। और कैपिटल मैटर, कैपिटल दिया हुआ है। अभी कैपिटल दिया हुआ है, मेथड कौन सा मेथड हो गया? फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा? क्यों? क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट होंगे पार्टनर के, इसी के थ्रू रूट होके सॉल्व हो जाने वाले हैं। करंट अकाउंट दिया हुआ नहीं है। अगर करंट होता तो फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से सॉल्व होता, जिसके अंदर एक अलग से लेजर बन जाता, किसका? पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जो भी एडजस्टमेंट होंगे उधर से सॉल्व होंगे, क्लियर। फिर है अपने पास सेल्स, सन्डी क्रेडिटर, बिल पेएबल, कमीशन, और क्या है अपने पास? परचेज रिटर्न। ठीक है, और क्या है अपने पास? परचेज रिटर्न। अब आगे देखते हैं एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो जो सबसे कम होगा वो हम लोग लेंगे, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। जब एडजस्टमेंट आएगा तब पढ़ेंगे। इससे तो हमको एक चीज़ पता चलता है कि इंश्योरेंस जो पे किया गया है वो कितना पे किया गया है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पे की गई है। जब करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैं अमाउंट पे भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पे डॉट है उधर ध्यान दे रहा हूँ, ताकि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इजी बन जाएगा। और कुछ नहीं है, एक एक आइटम को एक एक टाइम पे लो, आपका काम आराम से बनता जाएगा। 101% हमारा सम टैली होगा। यहाँ पे तो होना ही होना है। एग्जाम्स में आपका सम 101% टैली होगा। लेकिन देखो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड रखना पड़ेगा कि यस आप जो कर रहे हो सब कुछ क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, और सब समय के साथ सब कुछ अच्छा होते रहेगा। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट इज रिड्यूस टू 13,000। ये डेप्रिसिएशन ही है, पर इसको पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया गया है। और एक नीचे है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो दो प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा कौन सा है आपका? फर्नीचर। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक डॉट कर देता हूँ, इतना काम हो गया। अब प्रोवाइड फर्दर बैड डेट, फर्दर और एक्स्ट्रा आपको बैड डेट की जरूरत पड़ने वाली है करने के लिए खर्चा। क्यों? आपको खर्चा बुक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं बताया था ड्यू टू टाइम फैक्टर आपको नए नुकसान के बारे में पता चल चुका है। तो ये आप कहाँ पे लोगे? सन्डी डेटर्स में जाके आप क्या करोगे? लेस करोगे। तो सन्डी डेटर्स के इधर क्या बना दिया? एक डॉट बना दिया। गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक पूरा का पूरा एडजस्टमेंट है, आप उसको सॉल्व कर दो, एक काम बन जाएगा। ऐसे कुछ नया तो सच है नहीं सम के अंदर। चलो अब है तो ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या लोगे? क्लोजिंग स्टॉक। आपका रूलिंग रेडी होना चाहिए, प्लीज़ आप रूलिंग रेडी कर लो। तब तक मैं ऊपर लिख देता हूँ क्या है इन द बुक्स ऑफ क्रांति और क्या था? शुमंगला, क्लियर। क्रांति और शुमंगला। सबसे पहले क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पता है कहां पे आप लिखोगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू लोगे विच इज लोअर, कितनी थी मार्केट वैल्यू? कॉस्ट प्राइस इज 28, मार्केट वैल्यू इज 32,000। तो आप कितना लोगे? विच एवर इज लोअर, दैट इज कितना? 28,000 रुपीज आप ले लोगे।
यहाँ पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। एसेट साइड में 10 लाइन छोड़ के नीचे आपको अब तक अंदाज़ा आ गया होगा, आउटर कॉलम 28,000। अगर हम लोग वर्किंग नोट पे पहुंचते हैं, क्या लिखोगे वर्किंग नोट? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन एज लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, दैट इज 28,000। तो इस तरीके से आप एक नोट लिख के बता दो कि हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। क्योंकि वैल्यू हमको लेना है क्योंकि आप कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पे आप अकाउंटिंग बनाते हो इसके लिए, और ये एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है इन्वेंट्री का, उसके हिसाब से भी आपको यही लेना है। अब बोलोगे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? तो ये जो अकाउंट्स आप बना रहे हो सब स्टैंडर्डाइज है। ऐसा नहीं कि कोई अलग जगह वगैरह मेरे को क्या अच्छा लगा, मेरे को आज मार्केट वैल्यू अच्छा लग रहा है तो ले लो, ऐसा नहीं है। कोई भी बनाएगा तो ये चीज़ें स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। कोई दूसरा उसको पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए कि जो उसने सोचा है वही स्टैंडर्ड चीज़ें ही वहाँ पे अप्लाई हो रही, नहीं तो कितने अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन बनते रहेंगे चीज़ों के। तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी है, और ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू। वो भी आप पढ़ोगे तब हम जाएंगे डिटेल के अंदर, फिलहाल तो आपके बुक्स में नहीं है वो सब चीज़ें। अब देखो नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। अब आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? आपका फाइनेंशियल ईयर 18 से लेके 19 तक था, बराबर है कि नहीं है? लेकिन ये पे कब किया हुआ है? 19 कौन सा? मार्च ना, यहाँ से चालू होता है अप्रैल मार्च, लेकिन आपने कहाँ तक पे कर दिया है? जून से। अब देखो ये क्या हुआ, ये आपका फाइनेंशियल ईयर के बाहर क्यों चला गया? क्योंकि आप 1 तारीख को ही सब काम कर ले, तो 1 अप्रैल को जो भी काम करना है, अरे आपको लगा इंश्योरेंस करना है, आपको ढूंढने में कंपनी कौन सी कंपनी के साथ इंश्योरेंस आपको करना है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन समझने में समय लग गया। तो करते करते आपने कब प्रीमियम पे किया हुआ है? अप्रैल निकला है, मई निकला है, जून को पे किया हुआ है। 3 महीने पूरे होने के बाद, अप्रैल मई जून, मतलब 1 जुलाई को समझ लो किया होगा आपने, तो पूरे 3 महीने जा चुके हैं। तो 1 साल का आप पे करोगे तो पीरियड वहां से शुरू होगा ना कि अप्रैल से शुरू होगा। मतलब आप अप्रैल में सोचते हो करने को, लेकिन करते करते आपको कौन सा आ जाता है? अप्रैल तो पूरा चला गया, मई चला गया, जून, मतलब आप करते हो जुलाई में। तो जुलाई में जब करते हो तो ये इजीली 1 ईयर कब खत्म होगा? जून में खत्म होगा, बराबर है कि नहीं? तो ये फाइनेंशियल ईयर के बाहर जा चुका है, तो इसको आप कैसे ट्रीट करोगे? एज अ प्रीपेड। कैसे ट्रीट करोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस पेड। कितने का? 3 मंथ्स का। तो यहां पे आपका इंश्योरेंस कितना आपने पे किया हुआ है? 7,500। तो चलो देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। इंश्योरेंस आपको एक चीज तो पता है कौन सा आइटम है ये, इसको मैं अलग लिखता हूं यहां पे, टू इंश्योरेंस कितना? 7,500 लेस प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स। ये तो आपको समझ गया। अब इस पे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2। तो वर्किंग नोट 2 में जाके देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट पेड 7,500, प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू 7,500 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3। मतलब डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो आपको 1 महीने का मिल जाएगा प्रीपेड, उसको मल्टीप्लाई आप 3 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 महीने का प्रीपेड मिल जाएगा। तो सॉल्व करो, 7,500 डिवाइड कर लो, या तो 3 1 जा 3, 4 जा कर लो, 4 3 जा 12 ना, तो 7,500 डिवाइड बाय 4 कर दो, तो कितना मिल रहा है आपको? 1875 रुपीज़। तो आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे करके रखा है, ये जो बताया था ना मैंने, ये रहा। तो यहाँ पे 1875 नेक्स्ट ईयर में आप इसको लोगे, और जो पहले का आपने करंट ईयर में आपका कितना खर्चा जाएगा? 5625। क्लियर? तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे पहुँच के लेस लिखा है आपने, कितना लिखोगे वहाँ पे? 1875। बाहर आप ले लोगे
5625। अब जब इंश्योरेंस भरना है ना आपको, तो वो आप कब भरोगे? अप्रैल तक तो आपने ऑलरेडी भर दिया है, बराबर है। उसके बाद और 3 महीने का भर दिया है, अप्रैल, मई, जून, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रीमियम जो भरोगे वो भी वैसे ही होगा पूरे साल भर के लिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक के नीचे आप लिख सकते हो प्रीपेड इंश्योरेंस 1875। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपको करना है, आराम से लिख लो, ठीक है ना। तो देखो ऐसे हम कर रहे तो इजी पड़ रहा है आपको, पहले एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद ही हम पोस्टिंग करेंगे ताकि हमारा समय भी एग्जाम में बचे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजिस एंड सैलरी। वेजिस कहाँ पे जाएगा? आपका डेबिट साइड ना, पीएनएल, अरे सॉरी कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले नॉर्मली आप लिख लो, नॉर्मल पेन से 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखोगे 2 परचेजेस, फिर आप जगह रख दोगे किसके लिए, लेस रिटर्न वगैरह कुछ होगा तो, और फिर क्या लिखोगे 2 वेजेस एड आउटस्टैंडिंग। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा सैलरी भी था, तो चलो नीचे लिख देते ना यहाँ पे 2 सैलरीज एड आउटस्टैंडिंग। अब ट्रायल बैलेंस में अमाउंट देख लेते दोनों का कितना है। वेजिस का कितना है भाई? वेजिस है कितना? 3000। सैलरी कितना है? 4850, 304850। अब आउटस्टैंडिंग देख ले कितना है। आप चाहो एक एक करना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 800 700 700 दोनों टोटल बाहर ले लो, 3800 हो जाएगा ये वाला, और 4850 प्लस करो, आराम से आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 4850 प्लस 700 ये कितना हो जाएगा? 5550। क्लियर? तो ये इस तरीके से तीसरा एडजस्टमेंट भी खत्म होने वाला है। एक और इफेक्ट बाकी है, ज़्यादा खुश मत होना एग्जाम में करते करते। सेकंड इफेक्ट देना बाकी है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये आप कहाँ पे लिखोगे? लाइबिलिटी साइड पहुँच के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसका किसका लिखोगे? सबसे पहला कौन सा था? वेजिस, फिर क्या है? सैलरीज। वेजिस कितना है अपना? 800, और दूसरा कौन सा? सैलरी 700। कितना हो जाएगा बाहर? 1500 रुपया। तो इस तरीके से अब ये पूरा का पूरा थर्ड एडजस्टमेंट जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक, इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो चुका है। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू 13,000, रिड्यूस टू, यहाँ पे समझना, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था? 15,000। क्लियर? अब वो रिड्यूस टू कितना हो चुका है? 13। तो देखते हैं क्या करोगे। सबसे पहले आप एसेट साइड पहुंचोगे, क्या लिखोगे? प्लांट एंड मशीनरी 15,000 हैज बिन रिड्यूस टू, रिड्यूस बाय नहीं बोला है, इतने से रिड्यूस हुआ नहीं बोला, इतना हो चुका है, रिड्यूस टू। अब उसकी वैल्यू कितनी है? 13,000। तो अब मेरे को बताओ, 2,000 रुपये कम करोगे, 2,000 रुपये कम करोगे तभी तो 13,000 आया ना वैल्यू, अदरवाइज वो वैल्यू आएगा 13। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू हैज बीन रिड्यूस टू 13,000, तो रिड्यूस हो चुका है, अच्छी बराबर है, लेकिन 2,000 क्या ट्रीट करोगे उसको? डेप्रिसिएशन। तो ये अमाउंट आपको रिवर्स कैलकुलेट करके मिल जाएगा, तो लेस डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब और एक डेप्रिसिएशन था, किसके ऊपर था? फर्नीचर के ऊपर था मेरे ख्याल से, फिर सेकंड इफेक्ट साथ में दे देंगे। फर्नीचर कितना? 5%। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 12,500। तो क्या लिखोगे? फर्नीचर 12,500 लेस डेप्रिसिएशन एट 5%। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था 5% शॉर्टकट कैसे निकालोगे। 1 0 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 1250। तो 1250 कितना है? 10% है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना मिल जाएगा? 5% मिल जाएगा, दैट इज 625। उसको 12,500 से माइनस करके बाहर ले लो। क्लियर? तो ये दोनों डेप्रिसिएशन हम लोग ने क्या किया? पास किया है, लेकिन इसका पीएनएल में इफेक्ट देना बाकी है। तो चलो लगे हाथ तो वो भी कर लेते हैं।
टू डेप्रिसिएशन, पहला क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, फिर क्या है, फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी में कितना है, 2000 था, और यहाँ पे कितना है, 625, तो बाहर कितना जाएगा, 2625। क्लियर। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब प्रोवाइड फर्दर बैड डेट ऑफ ₹800, ये भी सिंपल है, यहाँ पे रिजर्व आरडीडी भी कुछ है नहीं, सिर्फ कितना बोला हुआ है, फर्दर बैड डेट, दैट इज इसको क्या ऐसे ट्रीट करोगे, एज अ न्यू। जो भी एडजस्टमेंट होगा उसको हमेशा क्या बोलते हैं, हम न्यू बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी बैड डेट हो उसको क्या बोलोगे, ओल्ड बोलोगे। क्लियर, हाँ कि ना, पक्का। चलो, अब सन्डी डेटर्स का कितना वैल्यू है, 1 लाख रुपीज़ है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के नीचे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आके लिख दो, दैट इज सन्ड्री डेटर्स, इनर कॉलम 1 लाख रुपीज़ लेस न्यू बैड डेट। कोई और हमारा एडजस्टमेंट था क्या, अनरिकॉर्डेड सेल्स वगैरह कुछ भी नहीं था ना ऐसा, तो कितना लिखोगे यहाँ पे, 800 रुपीज़ का, और आपने क्या हुआ है, आपको पता चला है कि और आने वाला नहीं है, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, 1 लाख माइनस 800, तो कितना हो जाएगा, 99,200। हाँ कि ना। अब आप इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दोगे, लिखोगे टू ओल्ड बैड डेट, आपको पता है ना कहाँ पे लिखना है, ट्रेडिंग सॉरी पीएनएल अकाउंट में लिखना है ना, डेबिट साइड खर्चा है कितना, 500 रुपये का पहले से ही था। आरडीडी तो ओल्ड आरडीडी है नहीं ना, क्रेडिट साइड चेक कर लो, तो 500 रुपये का नुकसान पहले ही आपको पता चल चुका है, बैड डेट आने वाला नहीं है, प्लस न्यू बैड डेट ये कितना है, 800 रुपये का, तो कितना जाएगा, ये बाहर करोगे तो कितना जाएगा, 1300 रुपीज़। तो ये टोटल आपका क्या हो चुका है, नुकसान, इस तरीके से आपने मान के चल रहे हो। अब आगे क्या है हमारे पास, गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो जैसे मैंने बताया था, अगर ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ भी निकलता है गुड्स के रूप में तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे, ठीक है ना, और गुड्स लाने के लिए जो भी खर्चे हुए वो डेबिट साइड की, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बना ही उसी चीज़ के लिए था। तो अब आप कहाँ पे पहुँचोगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर क्या लिखोगे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कितना था, 3000 था मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं, 3000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कितना लिख दोगे, 3000, और इसका नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 3000 रुपीज़। अब हमारे पूरे के पूरे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार देख लो, कुछ छूटा है आपका, मैं रखता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, पहले ट्रेडिंग पैनल रखता हूँ पूरा का पूरा। बैलेंस शीट में देख लो कुछ छूटा है आपका, तो उसके बाद पोस्टिंग चालू करते हैं फिर। सिंपल समय, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, चलो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। सबसे पहला आइटम क्या लिखा हुआ है, स्टॉक, दैट इज ओपनिंग स्टॉक डेट है ना 1/4/2018, ओपनिंग स्टॉक कितना 32,500, इसके लिए आपने जगह पहले ही बना के रख दी थी। आउटर कॉलम डायरेक्टली 32,500। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, परचेजेस 40,000, इनर कॉलम हमेशा चलो फिर क्या है उसके बाद, सन्डी डेटर्स आपने ले लिया, बिल्स रिसीवेबल 8,500, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर 2 लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो, बिल्स रिसीवेबल, पैसा आने वाला है बिल्स के रूप में 8,500। आगे पूरा का पूरा अच्छा खासा टॉपिक है इसके ऊपर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, वो सब करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके नाम है उस टॉपिक का, तो वहाँ पे भी हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में करेंगे। मैंने आपको इसको समझाया हुआ भी है, नॉर्मली जितना सम्स के रिलेटेड था कि इसका मीनिंग क्या होता है वर्ड का, वो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद वेजिस आपका हो चुका है, इन्वेस्टमेंट आपका हो चुका है, फिर क्या है, पोस्टेज कितना 2,700, तो पोस्टेज तो कहाँ पर जाएगा आपका, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट के नीचे देखो जगह है, टू पोस्टेज कितना लिखोगे, 2,700। इंश्योरेंस हमारा हो चुका है, एक मिनट, एक डॉट ये गलती से इन्वेस्टमेंट में कर दिया था, इंश्योरेंस में हो चुका है
अब आपको क्या करना है, बिल्स हो गया, वेजिस हो गया, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 32,000, तो ये आप कहाँ पे लिखोगे, बिल रिसीवेबल के ऊपर एसेट साइड क्या लिखोगे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगा, सॉरी 32,000 है। ठीक है, हो गया इतना। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है पोस्टिंग के लिए हमारे पास क्या बचता है, इन्वेस्टमेंट हो गया, पोस्टेज हमने ले लिया था, ठीक है ना, एक्चुअली लाइन में जाना मैं एक आगे पीछे हो गया मेरा, तो बिल रिसेबल हो चुका है, वेजिस हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, पोस्टेज हो चुका है, इंश्योरेंस हो गया है, क्योंकि वहाँ पे क्या था, हिडन एडजस्टमेंट, सॉरी एडजस्टमेंट था ना, प्लांट एंड मशीनरी, सैलरी, प्रीपेड रेंट, क्या बोला हुआ, रेंट आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो आगे आपको पे करने की जरूरत है क्या, समय पे नहीं, तो अब तक आपने उसकी सर्विसेज यूज की है क्या, जगह उतना टाइम तक यूज किया नहीं, तो एसेट साइड लिखोगे आप, संडी डेटर्स के नीचे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 2,000 रुपीज, क्लियर। अब बैड डेट आपका हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है, उसी के नीचे कैश इन हैंड 3,775। देखो बाद में एक बार एडजस्टमेंट हो जाते तो कितना इजी हो जाता है ना, सम सिर्फ आपको पोस्ट करना है जगह पे जा जाके, और वो भी अगर आप रोज आप रिवाइज करो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट सब देखो, उसको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपसे कभी गलती नहीं होगी, क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब सेल्स रिटर्न कितना 1,500, तो सेल्स रिटर्न कहाँ से होगा, सेल्स में से रिटर्न होगा, तो आप डेबिट आइटम क्रेडिट साइड लिखने वाले हो ट्रेडिंग अकाउंट के, तो आप लेस में लिखोगे, तो आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले आपकी जगह होगी बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न कितना 1,500 रुपया, क्लियर, जैसे ऊपर वाला अमाउंट मिल जाएगा तो उससे माइनस करके बाहर ले लेंगे। कैपिटल अकाउंट किसका, क्रांति और सुमंगला, 1,20,000 और कितना 40 लिखते हैं यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल क्रांति वैल्यू कितना था 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फिर कौन है शुमंगला, इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है 40,000 रुपीज़, तो ये वाला पोस्टिंग भी हो चुका है। अब आगे देखते हैं सेल्स कितना है 60,000, तो सेल्स कहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आपने रखा है ना जगह 60,000, और अभी का अभी बाहर लेना चाहो तो ले लो, 60,000 माइनस 1,500 कितना होगा, अरे फटाफट बताओ इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है, 60,000 में से 1,500 तो निकालना है, कितना हो जाएगा 58,500, क्लियर। अब और कुछ बचा है, सन्डी क्रेडिटर्स 30,000 सॉरी 60 था, आउटस्टैंडिंग किधर लिख दो ऊपर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000, फिर क्या था बिल्स पेएबल आपको देना है दूसरों को, उसका अमाउंट था 30,000, एक बार चेक भी कर लेंगे 60 और 30, सॉरी सन्डी क्रेडिटर्स वॉज 30 और 15 है, और ये कितना है 15,000, क्लियर। अब एक दो आइटम और बचे हैं, कौन सा है, कमीशन, कमीशन क्या किया आपने, कमीशन आपको मिला है ना इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि क्रेडिट साइड दिया हुआ है तो कमीशन रिसीव्ड आपको बोलोगे, तो कहाँ पे लिखोगे इसको, ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कमीशन रिसीव्ड कितना 325 रुपया, क्लियर। और लास्ट आइटम क्या है, परचेस रिटर्न, क्रेडिट आइटम डेबिट साइड परचेस में जाके लेस कर दोगे कितना 1,000 रुपीज, अपने जगह रखा है ना, परचेस रिटर्न कितना 1,000 रुपीज लेस करोगे कितना जाएगा बाहर 39,000, ठीक है। इसी के साथ पोस्टिंग पूरा हो चुका है। अब मैं आपके लिए जगह बना के रख देता हूँ, कहाँ कहाँ पे आप क्या पेंसिल टूटर ला के रखोगे, देखो ग्रॉस प्रॉफिट आता है कि ग्रॉस लॉस आता है, फिर साथ में मिलकर सम को एंड कर देंगे, उसके पहले मैं रखता भी हूँ कुछ मिस हुआ है तो लिखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिंग और पीएनएल देख लो पूरा का पूरा, कुछ छूटा हो तो वो कंप्लीट कर लो, ठीक है।
अभी बैलेंस शीट के अंदर देख लो कुछ है तो। ठीक है, अब ये पेंसिल टोटल आपको पता है कहाँ कहाँ पे लिखना, उतना रेडी रखो, फिर साथ में मिलके सम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हो गया रहेगा ना इतना आपका। पेंसिल टोटल कंप्लीट कर दो। चलो बता देता हूँ टोटल्स क्या क्या लिखोगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल आपने प्लस किया होगा ना ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना आ रहा है आपको? 89,500 देखो आ रहा होगा। और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 75,300। तो लिख देता हूँ यहाँ पे सिंगल लाइन डबल लाइन 89,500, यहाँ पे भी 89,500। ठीक है, अब 89,500 को 75,300 से माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट ही मिल रहा है ना हमको डेबिट साइड, तो क्या लिखोगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड 89,500 को माइनस कर दो 75,300 से, तो देखो आपको मिलेगा 14,200। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आ जाएगा, दैट इज बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड कितना? 14,200। अब 14,200 प्लस 325 कर दो तो कितना मिल रहा है? 14,000, दैट इज 14,525। और डेबिट साइड का टोटल देख लो कितना आ रहा है? 20,800। तो कौन सी साइड ज़्यादा है? डेबिट साइड ज़्यादा है ना, तो आपको क्या मिल रहा है? लॉस मिल रहा है। कितने का लॉस मिल रहा है वो देखते हैं। 20,800, 20,800, 20,800 माइनस 14,525 करो, 6,275 का क्या मिल रहेगा आपको? लॉस मिलेगा। अब आप लिखोगे इसको बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या है भाई नाम? दो पार्टनर के, एक है क्रांति, दूसरा सुमंगला। अब इसको डिवाइड करोगे तो वर्किंग नोट नंबर आपको क्या बन जाएगा? 3, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस। देयरफॉर टोटल लॉस कितना हो रहा है? 6,275। डिवाइड किस में करना है? कैपिटल रेशियो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटल रेशियो दैट इज 3:1। तो इसको डिवाइड कर दो तो देखो क्या आंसर मिल रहा है। क्रांति के इसमें होगा 4,706 बेयर करेगी, और शुभमंगला दैट इज 1,569। तो ये क्या करोगे? लेस करोगे कहाँ से? पार्टनर्स के कैपिटल से लेस नेट लॉस 4,706, और यहाँ पे लॉस लेस नेट लॉस अमाउंट विल बी 1,569। इन दोनों का टोटल बाहर लेके पूरा का पूरा लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड को टोटल करो, देखो आपको क्या मिलता है। दोनों आंसर सेम मिलने चाहिए, अगर सेम नहीं मिला तो कुछ ना कुछ आपका क्या होगा? गलत होगा। तो आराम से इतना टोटल कर लो। मैच हो गया तो सम कंप्लीट। 1,20,000 माइनस 4,706 करो, देखो कितना मिल रहा है।
देख लो सम टैली होगा 2,02,25 पे। पहले बैलेंस शीट रखता हूँ आपके लिए, देख लो कुछ मिस हुआ है तो। ठीक है, अब ये रहा अपना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ये कंप्लीट कर देना। यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/19। ट्रेडिंग पीएनएल ले लो, कुछ मिस हुआ है तो। पेंसिल टोटल आप रखना, क्लियर है। एग्जाम में तो बाद में इरेज कर देना, ज़रूरत नहीं है। और सर्कल करके आप ग्रॉस प्रॉफिट है उसको आगे लेके आ जाओ, और यहाँ पे नेट लॉस आ रहा है तो ये आपको ट्रांसफ़र किया ना, तो इस तरीके से बराबर लिखना वो। अब लास्ट में वर्किंग ले लो, फिर एक लास्ट इलस्ट्रेशन बचेगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो पीछे हैं वो हमको करना है बाद में। ठीक है, इसी के साथ हमारा 9 सम भी क्या हुआ है, पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है। ये मैं रख देता हूँ पूरा सॉल्यूशन आपके लिए। ठीक है।